स्टार्ट करें आज की क्लास। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। एकदम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पर अगर नहीं कभी पढ़ा होता ना तो थोड़ा सा लगता है कि भाई ये चीज टफ टफ तो है, लेकिन रिवीजन से आप इसको इजी बना पाएंगे। ऑनलाइन सब लोग कनेक्ट हो गए? टेक्स्ट तो कर दीजिए एक हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कुछ तो बोलिए, पता तो चले कनेक्ट हुए आप लोग की नहीं। जितनी ध्यान से अभी आप लोगों ने बाहर की बात सुनी है उतनी ध्यान से मुझे सुनना है ना, आपको केमिस्ट्री इजी लगने लग जाएगी, ठीक है ना। जितना मतलब आप लोग कान खड़े हुए ना बाहर गए बस नहीं से। सब लोग कनेक्ट है ऑनलाइन? चलिए ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, साइंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। मैं पढ़ाऊंगी आपको केमिस्ट्री क्या होती है। कोई हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश? दोनों में पढ़ाते हैं। रसायन विज्ञान, ठीक है। राइटिंग में भी अच्छे से लगा कोई थोड़ा एडजस्ट। चले बताइए मुझे केमिस्ट्री क्या होता है, क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री? पहली चीज और बॉन्डिंग और रिएक्शंस और बोलिए, जब तक चीजों को सोचेंगे नहीं तब तक समझ नहीं। और क्या पढ़ते हैं? बेसिकली केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर की कोई चीज कैसे बनी, केमिकल्स, रसायन, अलग अलग टाइप के केमिकल्स पढ़ते हैं। फिर चाहे वो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे जो हम बाहर केमिकल्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हो, लेकिन केमिकल्स हम इसमें पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें किसमें आती है आपकी केमिस्ट्री में, किसमें आती है, इतना समझिए। तो तो ये चीजें किसमें आती है, हमारी केमिस्ट्री मतलब की रसायन विज्ञान के अंदर आती है। अब देखिए केमिस्ट्री में हम दो मेन चीजें पढ़ते हैं, एक होता है केमिकल और एक होता है फिजिकल। कोई भी चीज जब भी आप साइंस पढ़ेंगे ना हमेशा दो डिवीजन होगा, एक क्या होगा केमिकल और एक फिजिकल। केमिकल का मतलब हो गया रसायन, ठीक है, और फिजिकल का मतलब क्या हो गया, भौतिक लेवल पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूध से दही का जमना, क्या होगा ये, क्या चेंज हो रही है, केमिकल है या फिजिकल है? केमिकल चेंज। आपको ये पता है कि ये आपने एक ग्लास दूध लिया, ये आपको पता है ये एक ग्लास आपको दही ही मिला, लेकिन वो कन्वर्ट कैसे हुआ, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। किसकी वजह से हुआ, बैक्टीरिया। अब कभी ऐसा हुआ है, कभी आपके अंदर का साइंटिस्ट जागा और आपने सोचा हो आज रात को तो मुझे ये रहस्य खोलना है कि दूध से दही बना तो बना सकते, और आपने दिया बर्तन में उसमें थोड़ा सा दही डाला और आप उसको देखने लगे और आप पूरी रात जागे हैं कि ये देखने के लिए कि दही बना तो बना सकते, क्या आपको दिख जाएगा, क्या वो दही बन जाएगा? वो कन्वर्ट ही नहीं होगा, पहली चीज। क्यों? क्योंकि उसके कन्वर्जन के लिए आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है। और जो हम उसको देखेंगे तो कैसे, ढक के देखेंगे या बाहर बिना बर्तन के देखेंगे, विदाउट कवरिंग देखेंगे तो उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब हम उन्हें देखते हैं तो वो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी को डिकम्पोज करना है तो आप देखेंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। आपकी बॉडी से, जब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी से क्या जनरेट होती है, फ्यूम्स जनरेट, ठीक है। अभी आप अकेले इस रूम में बैठे रहिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डेड बॉडी इस रूम में अकेले रहेगी तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगी, डीकम्पोज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से क्या निकलेंगी, फ्यूम्स। फ्यूम्स निकलने से जो बैक्टीरिया है वो उसको अपनी साइड क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। बैक्टीरिया आके उस बॉडी से चिपक जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, डीकम्पोज। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजें जो आपको पता है कि हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है वो आपको होते हुए दिख ही नहीं रही है, वो चीजें हमारी होती है केमिकल रिएक्शंस, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर हो रही है, जिसका कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको उसका एग्जैक्टली होना नहीं समझ में आता, तो वो चीजें होती है हमारी केमिकल। क्या होती है, केमिकल। अगर मैं इस मार्कर को ब्रेक करूं, ठीक है, जो मेरे जैसे पहलवान से नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने क्या देखा, ये दो पार्ट्स में ऐसे क्या हुआ, ब्रेक हुआ। दो पार्ट्स में ब्रेक होने का मतलब इसके दो पार्ट्स मिल गए, लेकिन इसको हम जोड़ के वापस सेम भी बना, सेम का मतलब थोड़ा बहुत मार्क तो आएगा जो आपने अटैच किया, लेकिन वो दोबारा से कैसे कन्वर्ट हो सकता है ना। तो हर वो रिएक्शन जिसको आप दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, या हर वो चीज जिसको दोबारा सेम कॉम्पोजिशन में लाने की कैपेबिलिटी आप रखते हैं,
तो वो होता है हमारा फिजिकल, मतलब कि भौतिक। समझ में आया? अब मैंने दूध से दही का एग्जाम्पल दिया, चाहे जितनी मर्जी साइंस लगा लीजिए, जितना मर्जी एफर्ट्स लगा लीजिए, क्या आप उस दही को दोबारा दूध में कन्वर्ट कर पाएंगे? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे रिएक्शन जिसको आप दोबारा से क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, उसे हम केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? पक्का समझ में आता है? तो जो भी रिएक्शन आपने करी या हुई, लेकिन उसको दोबारा आप सेम चीज में नहीं ला सकते, तो वो चीज क्या आती है हमारी केमिकल में। और वो चीज जिसको आपने किया और वापस आप उसको सेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी फिजिकल रिएक्शंस में आती है। ठीक है? तो केमिस्ट्री में दो टाइप की रिएक्शंस हम मेनली पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज आप उसको जला दीजिए, जलाने के बाद उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है? अगर मैंने इसको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर दी, ठीक है, तो इस पेपर को मैं दोबारा जोड़ सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ टेप। तो ये सेम हो सकता है। सेम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फिक्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा भाई ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस पेपर को जला दूं, इस पेपर को बर्न कर दिया जाए, तो क्या ये वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अभी इस पेपर को जोड़ने से आप ये बता सकते हैं थे कि ये प्लेन शीट थी, ये क्लासमेट का पेपर था, इस पे लाइनिंग थी, या क्या था, वो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको जला दिया तो आप ये नहीं बता सकते कि ये पेपर था किस नोटबुक का, रजिस्टर का था, नोटबुक का था, या क्या चीज का था। बता सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब वो चीज क्या हो गई आपकी केमिकल रिएक्शंस। और वो जो आपको रिवर्स करने को मिल जाए, जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, वो क्या चीज हो गई आपकी फिजिकल। समझ में आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा जो 4 आपको ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब इसको स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। एक्चुअल में क्या होता है देखिए, आप में से मैं स्टार्टिंग, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका केमिस्ट्री या साइंस का बैकग्राउंड नहीं होगा, और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने साइंस एक जमाने में पढ़ी, जब बचपन में छोटे बच्चे थे। ठीक है? तो अगर आपको चीजें अभी भी समझ में नहीं आएंगी, तो उसका सिंपल सा है कि आप मुझसे उसी टाइम पे उस टॉपिक को पूछ लें। नहीं तो अगर आप बाद में भी पढ़ते हैं आप पूछिए, लेकिन जब तक आप डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। और अब से टिल सिलेक्शन बिल्कुल ये मत सोचेगा कि हम बस अभी पहले ये टॉपिक पूरा हो जाए फिर घर पे पढ़ेंगे फिर डाउट्स पूछेंगे, कभी नहीं आता वो। इकट्ठा करके सर पे बर्डन पड़ेगा। समझ गए? तो टाइम टू टाइम चीजों को पढ़ते रहना, और जो क्लास में होता है उसको एक बार रिवाइज करो। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं, इसमें हमारे मेन टॉपिक्स आते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स में इसका डिवीजन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा यहीं से बनता है कि केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं या फिजिकल परिवर्तन, सॉरी भौतिक परिवर्तन, ये क्या होते हैं। तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल से आपको आइडेंटिफाई करना। ठीक है? इफ आई सेड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का बर्न, तो ये क्या है, फिजिकल है केमिकल चेंज है? क्यों? उसको आप रिवर्सेबल नहीं कर सकते। ठीक है? जब आप किसी चीज को दोबारा से रिवर्सेबल नहीं करते तो वो हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता, वो क्या होता है, केमिकल चेंज। रिवर्स नहीं कर सकते तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। लेकिन इसको आप फिजिकल चेंज इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि वो जलता हुआ आपको दिखता है। ठीक है? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपको वो जलता हुआ दिख रहा है लेकिन वो वुड की तरह नहीं चलता है। लकड़ी की तरह चलता है क्या? लकड़ी को आपने चलाया, आग निकलेगी, लाइट निकलेगी और वो जल के खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जलते जलते खत्म हो जाती है, उसमें फ्यूम्स निकलती है, इसके अलावा लाइट हीट कुछ निकलती नहीं। समझ गए? तो इस तरीके से आपको इसका डिवीजन याद रखना है। इफ आई सेड दूध का दही में कन्वर्ट होना, तो केमिकल चेंज, और दही से लस्सी बनना, वो फिजिकल। लस्सी से दही नहीं बन सकता, लेकिन वो कॉम्पोजिशन तो सेम ही रहा ना, उनके अंदर चीज तो एसिड ही रही कि नहीं रही। देखिए, अगर मैं किसी चीज को जलाती हूँ तो वो क्या होगा, सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। सॉलिड हुआ। इसको आपने कन्वर्ट करके जला के क्या कर दिया, पाउडर में। ठीक है? पाउडर का मतलब क्या हुआ, इसकी स्टेट चेंज हुई। लेकिन स्टेट का मतलब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया या लिक्विड से गैसेस में चेंज हो गया। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसी चीज जिसके अंदर बैक्टीरिया से किसमें चला गया, वो एसिड में, या उसका इस तरीके से कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तो वो चीजें हमारी किसमें आती है, केमिकल में। किसमें आएंगी, केमिकल में। कपूर देखा है, फ्यूल बन के उड़ जाता है, एक प्रोसेस से उड़ता है। क्या प्रोसेस होता है वो?
हम जो नॉर्मल साइंस पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, कोई चीज पहले क्या है, सॉलिड, सॉलिड के बाद क्या है वो लिक्विड, लिक्विड के बाद क्या है वो गैस, पहले ठोस फिर द्रव और फिर गैस। अगर एग्जांपल लूं बर्फ, आइस, तो पहले क्या है वो सॉलिड, फिर वो किस में कन्वर्ट हुई, पानी में, पानी के बाद किस में कन्वर्ट हुई, भाप में। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। फॉर एग्जाम्पल, समझ गए, मतलब कि लिक्विड स्टेट में नहीं आया। या जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना, विंटर्स में कपड़ों में डाली जाती हैं, तो उनका क्या, व्हाइट कलर की जो बॉल्स आती है देखी होगी आपने, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। तो वो एक प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब हिंदी में उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ गए ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी मेटल नॉन मेटल्स। डिवीजन समझ में आ गया ना आप सबको, केमिकल लेवल पे और फिजिकल। केमिकल मतलब रासायनिक और फिजिकल मतलब भौतिक, ठीक है। अब लिखिए इसको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल किस किसने देखी आपने से, सबने देखी है, नहीं देखी? कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। क्या है ये, मतलब कि आवर्त सारणी। दी किन्होंने थी, मोजले आपके चाचा का लड़का है क्या, हेनरी मोजले बोलिए, किन्होंने किन्होंने दी थी, हेनरी मोजले, ठीक है। देखिए जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी वाली, पहले चीजों को सुनिए ध्यान से, बाद में लिख लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगी। ये जो है ना, ये मॉडर्न टेबल है। कैसे वाली, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब हो गया जो आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम आज की डेट में पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आए आपके पास में कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी, वो किन्होंने दी, किन्होंने दी, हेनरी मोसले ने। और हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव। कौन है, एक वर्ड इसमें अटैच होगा, दैट इज मॉडर्न। आपको बस इतना ध्यान रखना है। मॉडर्न का मतलब जो आधुनिक है, जो हम करंट में पढ़ते हैं, वो किन्होंने दिए, हेनरी मोसले। लेकिन इनसे पहले जो पीरियोडिक टेबल थी, जिसको भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन वो कुछ चीजों की वजह से गलत थी। जब मैं आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो कुछ चीजों की वजह से गलत हो गई थी, उसको हम पढ़ते नहीं है, बट हम उसके बारे में स्टडी करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो मेनली मार्केट में मिलती है, वो आपको ऐसी वाली टेबल, ठीक है। तो ये किन्होंने दी, हेनरी मोसले। तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर पूछा जाए, आधुनिक आवर्त सारणी के जो पिता है वो है हेनरी मोसले। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब कि आवर्त सारणी के जो जनक है, वो कौन है, मेंडलीव। कौन है, अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव और मेंडलीव, नाम चेंज हो गया। एक है मेंडलीव और एक है मेंडलीव, लीव। सुने कभी दो नाम, ऑनलाइन सुने भाई किसी ने, नहीं सुने, ऑनलाइन भी नहीं। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, है कि सो गए, रेस्ट ले रहे होंगे। चलिए देखिए, मेंडलीव जो है ना, ये जो टेबल आप पढ़ते हैं, मेंडलीव, आपने मटर के पौधे टेंथ में पढ़ा होगा। टेंथ में चैप्टर था, मटर का पौधा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, येलो, ब्राउन, रिंकल, टेंथ तो पढ़ के आए होंगे सब लोग। तो मेंडलीव उनमें थे, ठीक है। और जो मेंडलीव है ना, लीव है, LEEV, ये याद रखना। तो इनको जब पढ़ते हैं तो वो पीरियोडिक टेबल, समझ गए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दोनों नाम दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। लीफ वर्ड लिखा है ना, तो फूल पत्ते याद रख लेना, जिससे मटर याद रह जाएगा। और लीफ जब याद रखेंगे तो वो कौन है, हमारी पीरियोडिक टेबल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वो है मेंडलीव। कौन है, मेंडलीव। स्पेलिंग साउंड में बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ में आया इतना। चलिए अब देखिए, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। मेटल एंड नॉन मेटल में आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम पढ़ते इसी में से है, धातु अधातु, इसी में से चीजें पढ़ते हैं, ठीक है।
तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ चीजें जाती हैं ऐसे, ये कौन सा एरो है और ये वाला कौन सा एरो, बताएगा कोई आपने को? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब कि एक चीज जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ से उस कॉर्नर में जा रही हूँ तो मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप क्या चीज देखेंगे, ये चीज मेरे राइट में और ये चीज मेरे लेफ्ट में, लेकिन आपके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो लेफ्ट राइट होगा ना, तो अगर मैं इधर मूव कर रही हूँ तो मैं मेरे लेफ्ट में हूँ और इधर की साइड तो मेरे राइट में। लेकिन इफ आई सेड कि मैं यहाँ से वहां लास्ट फ्लोर तक जा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रंट टू बैक या टॉप टू बॉटम। समझ में आया? तो जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें एलिमेंट्स को दो तरीके से बांटा गया है। पहला तो लेफ्ट टू राइट, मतलब कि यहां से कॉर्नर तक, और एक है टॉप टू बॉटम। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये हमारे पास टोटल 7 है। कितने हैं? 7, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? आवर्त है। समझ गए भाई? ठीक है। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो इसको ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये हमारे 18 होते हैं, इसे समूह क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो कितने हैं? 18। आपको ऑप्शन में 18, 17, 16 कुछ भी दिया जाए तो कितने हैं? ठीक है। अगर नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ आवर्त पूछे जाए तो कितने हैं? 7। समझ में आया? जो आवर्त है हमारे, ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो म्यूजिकल नोट्स आपने पढ़े होंगे, सारे गामा पा धा नी सा, ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके बेसिस पे आवर्त भी होते हैं। समझ में आ गया इतना? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है भाई? हाँ, मेरे डिजिटल प्राणियों कहाँ गए आप लोग? सो गए शायद से। सर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है जो ऑनलाइन है। नहीं, उठे हुए हैं। ठीक है, इतना बुरा बढ़ा रही हो क्या? नींद आ रही है आप लोगों को? बोलेंगे तो मुंह पे कैसे बोलेंगे, तो मन में तो सोच सकते हैं आप लोग। ठीक है, समझ गए इतना? तो 7 जो है ना, वो क्या है, हमारे 7 पीरियड्स है, और 18 क्या है? ग्रुप है, समूह। टोटल कितने हैं? 18, और 7 क्या है? पीरियड्स है। क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करके आएंगे। इस वक्त अगर जब यहाँ पे आप बैठे हैं ना, करियर मेकर्स में बैठे हैं, और आप मेरी क्लास में बैठे, तो मतलब आप लोग मेरे लिए पढ़ लेना, अपने नाम के लिए नहीं, मेरा नाम मत लेना। समझ गए कि नहीं? तो अक्षर देख लेना भाई। ये हो गए पीरियड्स, ये हो गए ग्रुप। अब देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें इस तरीके से क्या है, डिवीजन है। अगर पीरियड्स का पूछा जाए तो किसके ऊपर डिवीजन है? म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा पाधा निशा के ऊपर। और ये टोटल 18 ग्रुप है। कितने हैं? ग्रुप 18। अब एक और चीज इसमें आती है, एक आता है हमारा, इधर आता है एस ब्लॉक, इधर आता है डी, इधर आता है पी, और इधर आता है एफ। और मजे की बात ये कि जो एस पी डी एफ ब्लॉक है ना, ये चारों के चारों स्मॉल लेटर्स में। किसमें है? ठीक है, स्मॉल लेटर्स में क्यों? क्या पूछ लिया आपने, है ना? ये कोई काम की चीज है? बताओ, कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना? इससे अच्छा तो ये पूछते मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कितने पराठे पूछते हैं ना, क्या पूछ लिया है ना? देखिए, जब भी आप केमिस्ट्री में कोई भी चीज, अल्फाबेट की बात करूं, अल्फाबेट का मतलब यूनिट, सिंबल की बात करूं, जब भी आप कुछ भी साइंस में यूनिट्स वगैरह को जब आप कैपिटल लेटर्स में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई, क्या है ये? क्या है आई? मैं पहले वाले बैच पर एक बात बोल रही हूँ, आप लोग एक अच्छा सा नाला देख के डूब गए, मतलब ये नहीं पता चल रहा। कैपिटल आई का मतलब क्या हो गया? एम्पियर, करंट होता है। क्या होता है? करंट। देखिए, जब भी कोई भी सिंबल यूनिट आपको किसमें मिले? कैपिटल लेटर में, तो इसका मतलब उसका जो नाम है ना, वो साइंटिस्ट के ऊपर रखा है। किसके ऊपर? साइंटिस्ट पे। तो हम उसके सिंबल को किसमें पढ़ते हैं? कैपिटल लेटर्स में। जब स्मॉल लेटर्स में पढ़ेंगे तो इसका मतलब उसको हमने अपने जानने के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, याद रखने के लिए उसका नाम दिया गया है। किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के ऊपर वो बेस्ड नहीं है, तो उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, तो एसपीडीएफ कई बार आप स्मॉल लेटर्स की जगह कैपिटल में भी लिखते हैं, और एग्जाम में भी आपको कई बार कैपिटल में भी दिया होता है, तो वो गलत है। आपको हमेशा स्मॉल लेटर्स में 4 ब्लॉक्स लिखने हैं। कौन से वाले? एस, पी, डी और एफ। समझ में आया इतना? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो ब्लॉक्स होते हैं इसको कहते हैं उपकक्षा। क्या कहते हैं? एक होती है शेल, के, एल, एम और एन, इसको बोलते हैं क्लास। क्लास का मतलब कक्षा या शेल। समझ गए? हाँ भाई जवान, समझ आ रहा है कि नहीं? और एसपीडीएफ का मतलब क्या हो गया? सब शेल, उपकक्षा। सब कुछ मिक्स सा तो नहीं हो गया? दिमाग में रायता सा तो नहीं बन रहा आप लोगों के? पक्का? ये क्या है? नोशील?
तो अलग लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं। समझ गए इतना? तो एसपीडीएफ को क्या बोलते हैं? उपकक्षा, सबशेल। और केएलएमएन को क्या बोलते हैं? शेल्स, मतलब की कक्षा। इस बोर्ड में जितना भी लिखा हुआ है, जो जो नोट करना है आपको काम का लगे वो लिख लीजिए। वैसे तो सब कुछ काम का है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए जैसे जो लिखना है, और जो पूछना है उसमें से पूछे, फिर मैं आगे इसको रब करके आगे बढ़ूँ। क्या जी? नहीं, अपर क्लास लोअर क्लास कुछ नहीं होती, सिर्फ ये ब्लॉक्स होते हैं, और ये शेल्स और कक्षा और उपकक्षा होती है। एक चीज और देखिए, एक बार देखिए सब लोग, ये हमारा एस ब्लॉक है, ये कौन सा है? डी। इधर पी, और लास्ट में नीचे कौन सा होता है? एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में एक पूरा ऐसे चार्ट होता है, एक नीचे दो लाइंस होती है, जो नीचे दो लाइंस है ये आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है ना? नोट करिए इसे। आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये नोट करते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं? या मन की आंखों से कैप्चर कर रहे हैं चीजों को? हो गया? कर लिया सबने? ऐसा क्या बना रहे हो आप? इसमें फूल पत्ते बनाने लग गए क्या? इतना तो कुछ लिखा भी नहीं मैंने, जिसकी देर लगा दी। लिख लीजिएगा, 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप है, एसपीडीएफ 4 ब्लॉक है हमारे पास। केएलएमएन को शेल्स कहते हैं, कक्षा कहते हैं, एसपीडीएफ को उपकक्षा कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। ठीक है? एवरीवन डन? लास्ट रो हो गया? डन? रब कर दूं मैं इसे? अब डालिए हेडिंग। केएलएमएन क्या है? ये शेल्स है हमारे। हाँ, कैसे कैसे आए मुझे भी सब समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रख लीजिए, ये शेल्स है, ये शेल्स है, सब कक्षा है। ठीक है? ये न्यूलैंड ने दी, और कैसे दिए थे वो भी मैं आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी ना तब समझाऊंगी। अभी ये नोट कर लीजिए। हो गया? सबने लिख लिया? आप हेडिंग डालिए मेटल्स, मतलब कि धातु। क्या होती है धातु? होती होंगी कुछ। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा बोला कीजिए। अभी मैं आप लोगों से किसी पुरानी से पुरानी मूवी की भी स्टोरी पूछ लूंगी ना, कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन करके जाएंगे आप। और मैं पूछ रही हूँ धातु क्या होती है, वो नहीं बता रहे। कुछ तो सोच रहे होंगे, आता होता तो यहाँ बैठे होते हैं ना। ये वाला स्वैग नहीं है क्या हम लोगों का? है, पर अंदर ही अंदर मैम समझ जाओ बोलना क्या है ना। हर बात पे बोलने की नहीं होती। देखिए, क्या है? मेटल्स, मतलब कि धातु। जी, बेसिक नेचर होता है, लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल में होती है। मेटल्स को भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है फिजिकल और एक क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? मतलब कि भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। समझ गए? ये क्या लिखा है मैंने? मेटल्स और नॉन मेटल्स। बोर्ड पे मेरी राइटिंग ज्यादा घटिया आती है, एक्चुअल में इतनी खराब नहीं। ठीक है, पर समझ लेना, अगर नहीं डाउट हो तो मैं बताऊंगी। देखिए, मेटल्स मतलब कि धातु। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेम चीज नॉन मेटल्स में भी, पहले फिजिकल पढ़ेंगे फिर केमिकल, और फिर उसके बाद में मेटलॉइड्स में भी पहले केमिकल और फिर फिजिकल। ठीक है? अब सबसे पहले मेटल्स का मतलब हो गया धातु, हिंदी में कहते हैं हम उसको। अगर हम इसकी फिजिकल, अच्छा एक चीज, वो जो पीरियोडिक टेबल जहाँ पे लिखी थी उसमें लिख लेना, टोटल 118 एलिमेंट कितने हैं, जिसमें से जो 90 है वो नेचुरली पाए गए थे, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो मैनमेड है। नेचुरली और मैनमेड का क्या मतलब है? नेचुरली और मैनमेड का क्या मतलब है? नेचर से में जो एग्जिस्ट करते हैं, 118। और जो मैन मेड है, इसका मतलब उसमें केमिकल का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए, कोई भी चीज जो आपको नेचुरल बेसिस पे मिलती है ना, वो कम हार्मफुल होगी, और जो मैन मेड होगी वो ज्यादा हार्मफुल होगी। उसके पीछे की वजह ये होती है, मैन मेड का मतलब आप उसको खुद से बना रहे हैं।
खुद से आप किस चीज को बनाते हैं जो आपके अपने अकॉर्डिंग यूज में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी किसी भी तरीके की एक सब्जी बनानी है, इफ आई सेड मिक्स वेज, ठीक है, तो आप सबके घर में वो अलग अलग तरीके से बनेगी। हो सकता है किसी को कोई वेजीज पसंद हो सकता है कोई ज्यादा स्पाइसी खाता हो सकता है कोई ज्यादा ऑयली खाता हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी, आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो सेम चीज, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या जो मैनमेड चीजें होती है ना, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें जो केमिकल्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल। तो जो नेचुरली आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो नेचुरली एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो हमारे लिए कम हार्मफुल होते हैं एज कम्पेयर टू मैनमेड। समझ में आया ना? अब इसमें लिखे मेटल्स। मेटल की पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी, इनको नोट करते जाइए फिर मैं एक साथ समझा देती हूँ, ठीक है? हाँ जी। क्लस्टर्स। इतनी खराब है क्या राइटिंग, पढ़ा नहीं जा रहा? अच्छा, समझ गए। मैं इनडायरेक्टली कह रही कि राइटिंग खराब है, आपको समझ में आ गया? क्लस्टर्स, फिर चमकदार, ठीक है। कुछ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ऊष्मा के सुचालक। हार्ड है, हार्ड का मतलब क्या होता है? ठोस, सख्त, ठीक है। मैलिएबल और, रुकिए एक बार, लास्ट टू तक, ये लास्ट वाली लाइन तक दिख रहा है आप लोगों को? सबको दिख रहा है? आंखें सही है मतलब कुल मिला के? हाँ जी। वो मैं इसलिए नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ऑनलाइन सबको दिख रहा है लास्ट पॉइंट तक, मैलिएबल तक? सिंगल रिस्पॉन्स नहीं इन लोगों का, ये पक्का सो गए हैं। नहीं उठे हुए। मैलिएबल, मैं बोलती हूँ रुकिए, ज्यादा आपको एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे, मैं दोबारा समझाती हूँ, मतलब एक ही बार। मेटल्स का मतलब क्या हो गया? धातु। इसकी ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल का मतलब भौतिक लेवल पे जो चीज आपको देख के समझ में आती है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको बोलूं कि आपको इसके बारे में डिफाइन करना है तो आप इसको बहुत इजीली डिफाइन कर देंगे। व्हाइट कलर का है, ब्लैक कैप है, ब्लैक कलर का मार्कर है क्योंकि मैंने अभी इस पे लिखा है, और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज जो आपको बाहर से क्या हो रही है, दिख रही है, तो ये चीज क्या आती है आपकी? फिजिकल। समझ गए? फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल या भौतिक में वो चीज आती है जो आपको बाहर से दिख रही है। अगर आप किसी इंसान को देखते हैं तो उस टाइम पे अगर आपने साइंस कभी पढ़ी ही ना हो तो आप उसमें ये नहीं बता सकते उसका हार्ट किधर है, उसके लंग्स कहाँ है, उसका लिवर कहाँ पे है, अगर कभी पढ़ी ना हो तो। लेकिन आपने पढ़ी है तो आपको पता है हार्ट कहाँ होता है, लिवर कहाँ है, लंग्स कितने होते हैं, ये चीज आपको पता है। लेकिन क्या आपको वो फिजिकली दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना। जब आप किसी को भी फिजिकल लेवल पे देखते हैं, जैसे आप कभी किसी से मिले, तो आप उसको देख के सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वो पुरुष है या महिला है, ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, गे है, क्या चीज है, आप यही तो बता सकते हैं ना। मतलब उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वही बता सकते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन आप किसी का भी नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि वो इनसाइड होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। तो जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो चीजें क्या आती है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया? सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। क्या होता है? मतलब कि जो धातु होती है उनमें अपनी क्या होती है? चमक होती है, शाइन होती है। जैसे ये बोर्ड की जो स्क्रीन है ऊपर वाली, जो ये शीट है, ये चमक रही है कि नहीं चमक रही? तो इनके अंदर अपनी क्या होती है? चमक होती है। जैसे कि गोल्ड मेटल है कि नहीं? ये तो अलॉय में आता है। मेटल गोल्ड, गोल्ड मेटल है कि नहीं है? कॉपर मेटल है कि नहीं है? जिनमें अपनी क्या है? चमक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल की होती है वो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। हार्ड लिखा है ना, इसकी जगह आप सॉलिड भी लिख सकते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तो क्या होते हैं हमारे? मेटल्स, मतलब कि धातु। समझ गए इतना? तो पहली प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है? उनमें क्या होती है? चमक होती है, चमकदार होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी उनमें क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। जैसे बोर्ड को मैंने ऐसे टैप किया,
साउंड आया, आवाज आई कि नहीं आई? जो आपके जो स्कूल में बेल लगी होती है, अभी तो खैर इलेक्ट्रिक बेल चलती है, लेकिन पहले ना वो ऐसे सर्कल वाली थी और उससे ऐसे टन टन वाली बेल थी। किससे बनी हुई थी वो? मेटल से तो बनी हुई थी, मेटल भी होगा कोई, आयरन था ना। ठीक है, तो मेटल का मतलब क्या, जिसके अंदर से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अपने आप साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, जब आप उसको मेटल से ही टैप करते हो तो उसमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर मैं, ये बॉटल है, इस बॉटल को अगर मैं नीचे गिरा दूं, आवाज आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो मतलब इस तरीके से जो साउंड क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, तो वो चीजें किसमें आती है, आपकी मेटल में। मतलब कि जो मेटल है, धातु, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे लोहा हो गया, इसमें क्या है, करंट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब कहीं कहीं किसी को करंट लग रहा होता है तो आप वुड से उसको हटाने की कोशिश करते हैं या लकड़ी का डंडा मार, समझ गए? और डिपेंड करता है सामने वाला जो करंट पे चिपका है वो है कौन। समझे कि नहीं समझे? आगे आप लोग समझदार हैं। नेक्स्ट, हार्ड है, फर्स्ट है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में लास्ट पॉइंट में मैंने दो चीजें लिखी है, मेटल की दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो ये दो है। एक होता है मेलेबल, मतलब कि आप उसको कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट करते हो, शीट में। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, लंच पैक करके लेके जाते हो, एल्यूमिनियम फॉइल होती है, कैसी होती है, पतली सी लेयर होती है। और देखिए, वैसे तो वो शीट होती है, आप उसको कट करके और उसको आप ऐसे रैप भी कर सकते हैं, और लंच के बाद में, खाने के बाद में उसे आप बॉल बना के खेल भी सकते हैं। देखिए कितनी गहरी बात मैंने आपको बता दी, ट्राई करना, ठीक है ना? समझ गए नहीं? देखिए, वो फॉइल पेपर है, उसमें आपका पराठा पैक है, पराठा खत्म हो गया, उसके बाद में वो फॉइल पेपर बचा, क्योंकि एज यूजुअल हम लोग इंडियंस में ये होता है कि जुगाड़ लगाते हैं और चीज को वेस्ट नहीं जाने देते। आपने क्या किया, उसको ऐसे क्रम्बल कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गई, बॉल हो गई। आपके अंदर का और साइंटिस्ट जागा, आपने उसको और टाइप किया, उसमें पॉलिशिंग होती जाती है, मतलब एक वो स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट होती जाती है। वो केक के ऊपर जो डेकोरेटिंग सिल्वर बॉल्स देखी हुई है आपने, तो आपके अगर अंदर साइंटिस्ट जागता है तो आप उसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जाके करके देखो, ठीक है? समझ गए कि नहीं? तो मेलेबल का मतलब क्या है, आप उसको किस में कन्वर्ट करें, शीट में। गोल्ड को शीट में कन्वर्ट किया जाता है, कब देखा, कहाँ देखा? और देखा तो क्यों देखा, कहाँ पे देखा बताइए? शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी वगैरह, नीचे का जो बेस होता है उसके ऊपर डिजाइन बना दिया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। क्या? हाँ, ये भी हो सकती है, 24 कैरेट गोल्ड बोले को होता है, बनता है उससे ऑर्नामेंट। गोल्ड क्या होता है, बहुत ही ना लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत लिक्विड में भी तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा होता है वो मेल्ट हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा, मान लीजिए आपने 9 लाख का हार बनवा लिया, ठीक है, पहन के निकले, आप तो नहीं पर किसी को दिया, वो पहन के निकली मोहतरमा, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 50 प्लस है, अब वो पिघल गया। जो अभी जो बन रहा है उससे नहीं पिघलता, क्योंकि उसमें कॉपर की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। पर एक्चुअल गोल्ड जो होता है उससे ऑर्नामेंट्स बन ही नहीं सकते, उसके पीछे की वजह ये होती है कि वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमारी उसका शेप ही बदल गया, उसका उधर शेप बदलेगा, आपके फेस का इधर बदलेगा, क्यों? क्योंकि उस पर आपने इतना पैसा फूका होता है, समझे कि नहीं? तो रिलेट करके भावनाओं से समझिए कि गोल्ड अगर पिघल गया तो क्या हो सकता है, ठीक है? तो मेलेबल का मतलब क्या हो गया, वो जो चीज पिघल के किसमें कन्वर्ट करी आपने, शीट में। एल्यूमिनियम फॉइल हो गई, चांदी की जो शीट होती है मिठाई पे लगाते हैं ना, वो चीज है, तो इसको आप किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं, शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो ये चीजें होती है हमारी मेलेबल, मतलब की आघात वर्धिता। नेक्स्ट आते हैं डेक्टाइल। डेक्टाइल का मतलब तन्यता, जिसको आप तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर की वायर बनती है, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं जैसे एंकलेट, पंजेब और रिंग, ये सब जो चीजें बनती है किसकी फॉर्म में पहले कन्वर्ट हुई, वायर की फॉर्म में ना। सर्कल का मतलब क्या हुआ, वायर, जैसे एग्जांपल दीजिए, देखिए ये है, अब इसमें ये चेंज हुई है ना, इसको भले ही प्रेस किया हुआ है लेकिन बनी तो ये वायर होगी कि नहीं होगी, तो ऐसी चीजें जिसको आप किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वायर में, तो वो क्या चीज होती है, डेक्टाइल। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डेक्टाइल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे आप उसको किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तार में, ठीक ठीक है, वायर में, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस एकदम सिमिलर होंगे और आपको बताना है कौन सा होगा, डेक्टाइल। क्या कहते हैं, डेक्टाइल। डक्टिलिटी भी कई बार लिखा होता है हिंदी में, इसको तन्यता कहते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? मेलेबल का मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, शीट में, तो वो क्या चीज होती है, मेलेबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी। मेटल में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई, ये सब प्रॉपर्टीज मेटल की है, लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टीज है मेटल की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी वाली, मेलेबल और डेक्टाइल।
क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली इनसे आता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेटल ऊपर दे दिया जाए, मेटल में इनमें से कौन सा वाला जो पॉइंट है या कौन सी स्टेटमेंट है इन 4 पॉइंट्स में से वो ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। पहचान लेंगे कि नहीं, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। कितने पॉइंट्स लिखवाए मैंने, इसके अलावा और कोई पॉइंट भी होता है, सोचिए। मेटल में एक्सेप्शंस होती है, एक्सेप्शंस का मतलब क्या, मैंने कहा मेटल क्या है, सॉलिड का मतलब ठोस है, ठीक है। और ठोस कोई चीज काट सकती है, जैसे ये ठोस है, इसको काट सकते हैं आप, कब काट सकते हैं, नॉर्मल काट लेंगे क्या, नहीं कटेगा, एफर्ट्स लगेंगे। एफर्ट्स का मतलब ज्यादा अमाउंट में आपको इस पे फोर्स, ज्यादा अमाउंट में आपको इस पे क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तब ये कट सकता है, अदरवाइज ये नहीं कट सकता। समझ में आया। तो जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें सॉलिड प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको इजीली काटा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ मेटल जैसे कि मरकरी मेटल है, मरकरी धातु है, लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉलिड में, इसमें पाई जाती है, थर्मामीटर में। तो मेटल्स में कुछ हमारे पास क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। इसके अलावा मैंने कहा मेटल को आप इजीली कट नहीं कर सकते, इनको काटने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो मेटल है, ऐसी दो धातु है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, इससे काट सकते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, पोटेशियम और सोडियम से याद आया मुझे, जो लहसुन होता है, गार्लिक, ठीक है, और अनियन, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, जल्दी से हाथ से जाती नहीं, और मुंह से भी नहीं जाती अगर आपने इसको कच्चा खाया हो। किस चीज की होती है वो स्मेल, इसके अलावा की प्याज की। मैं ये सुनने के मूड में नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ तो होता है, गहरी बातचीत कर रहे हैं, समझ आया किसी को। देखिए मैंने ये पूछा है, वो जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे हीट वगैरह होती है ना, उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसका यूज किया जाता है, समझ गए, मतलब रेडिएशन को कैप्चर करें। लेकिन वहां तक आपको नहीं जाना, क्वेश्चन पे आइए जो मैंने किया, उस पर फोकस करिए और मुझे आंसर दीजिए, दिमाग लगाइए। घर पे छोड़ के आए तो बात अलग है, वरना अगर लेकर आए साथ में तो लगाइए दिमाग, पोटेशियम की वजह से। अरे बोले आप लोग, मैंने अभी आपको आंसर भी बोला था कि इससे याद आया मुझे, लेकिन फिर भी नहीं सोचा। जब मैं बोल रही हूँ ना उस चीज को सुनिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं काम की बात बोल जाऊँ और वो निकल जाए आपके दिमाग से, समझे कि नहीं। ठीक है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज है, अब नॉन मेटल की लिखिए, नॉन मेटल की क्या होंगी, क्या, अभी नहीं, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा इसमें दो और लिख लीजिए चाहे तो, एक होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एमपी का मतलब क्या हो गया, और बीपी का मतलब, शुक्र है किसी ने ब्लड प्रेशर नहीं, सोच तो रहे होंगे, मन में तो आया होगा। चलिए, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड नहीं मेटल्स। अब जैसे ये मार्कर का एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे हाथ में मार्कर है इसलिए बार बार यही दिमाग में आता है। ये जो मार्कर है, क्या टेम्परेचर ज्यादा होने पे ये पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा, समर्स में ये पिघल जाता है, मतलब टीचर आपको समझा रहा है बोर्ड पे लिखते लिखते उसके हाथ में ऐसे ही जा रही, पिघल सकता है। तो मतलब जो टेम्परेचर उस टाइम पे 50 अराउंड हो जाता है, तो मतलब इसके लिए टेम्परेचर और भी ज्यादा चाहिए। इसको कब पिघला सकते हैं, गैस पर, प्लास्टिक पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, तब तो हम पिघल जाएंगे। प्लास्टिक क्या चीज है ना, सोच रहे होंगे मन में, आया तो होगा, कोई नहीं, एक बार आप लोग ट्राई करना, एक ऐसे किसी प्लास्टिक को उस पे रखना और एक खुद एक बार आप गैस पे बैठ के देखना क्या होता है। ठीक है, जब कोई घर पे ना हो तो ऐसी घटना हो तो तब अंजाम, अगर आप लोग रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो बोल सकते हैं कि चलो इंसान तो अच्छा। ठीक है, देख लीजिए इसको, लिख लिया सबने, साथ के साथ नोट करेंगे क्या स्पीड ले रहे हैं आप लोग, हो गया। आपने डिब्बे ले लिए हुआ है ना। देखिए जो मैंने मेटल्स में बोला, इसके बिल्कुल अपोजिट नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला पॉइंट तो लिख दीजिए।
नहीं, पहले दोनों तीनों की फिजिकल करना। ग्रेफाइट मेटल में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको हम नॉन मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तभी मतलब जैसे क्या होता है वो पिघलती है, तभी जाकर उसको शेप देती है। ठीक है, ग्रेफाइट रेड पढ़ा है कभी? अब पढ़ 20 तक के एलिमेंट्स को याद करें। ठीक है, वैसे तो पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की मासूम सी शक्ल देख के मैं कह रही थी 20 तक तो याद करें, बाकी छोड़ देना मुझे। हाँ, 20 तक याद है, बस कलेक्शन में देरी नहीं है। देखिए अब क्या लिखा मैंने, नॉन मेटल। कौन सा दिया था आपने? हेड कांस्टेबल का जो मिनिस्ट्रियल का पेपर हुआ था ना, वो सिर्फ एक शिफ्ट में, या आपका पेपर नहीं हुआ था, कई बच्चों के हुए थे, तो उनमें पूछे सबके में। कई में एक्सेप्शन, अब देखिए एक ही दिन में चार चार शिफ्ट में पेपर होता है। ठीक है, और कम से कम ना 10-12 दिन वो पेपर चलता है। क्वेश्चंस भी तो लिमिटेड है कि नहीं है? ज्यादा तो करंट में से चीजें आती है, मैथ्स। आप क्या होता है ना कि कई बार क्वेश्चंस एक आधा नहीं आता, वो आपकी किस्मत है कि नहीं आया, आ गया तो निपट जाओगे। नॉन मेटल्स का मतलब क्या हो गया? अधातु। ठीक है, क्या होती है? जो हमने मेटल्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी, मतलब कि जो धातुओं में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट क्या होती है हमारी नॉन मेटल, मतलब कि अधातु। पहली प्रॉपर्टी बताई क्या थी? सीक्वेंस में जो मैंने बोला था। माता का जयकारा नहीं लगवा रही हूँ, एक एक करके। नॉन मेटल्स में चमक होती है, जैसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ये चमक नहीं थी, ये पॉलिशिंग थी। चमक होती तो ना ये ऐसे बार बार पकड़ने से उतरती। इसके ऊपर ना डोम्स भी लिखा हुआ होगा, और वो भी रब हो चुका है, इतना घिसा है इसको। समझ गए? जिसका भी था, मोस्टली डोम्स के मार्कर होते हैं ना, सब कुछ इसमें। इंक का कॉम्पोजिशन वगैरह भी लिखा होगा, इंक किस किस चीज से मिलके बनी, कितना प्राइस था, कुछ दिख रहा है इसमें? सिवाय ये बोर्ड के कुछ नहीं बचा हुआ, और 4-5 दिन बाद ये भी नहीं बचे, फिर ये मार्कर भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस नहीं, सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोस्टली कैसे होते हैं? अचमकदार, मतलब कि इनमें चमक कम होती है या नहीं होती जी। डल भी नहीं कह सकते, मतलब कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, इसके अलावा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर सॉलिड में नहीं आते हैं। ठीक है, क्या फ्रेजाइल का मतलब समझते हैं? वीक, टूट जाना। नहीं समझे? ठीक है, साउंड प्रोड्यूस का मतलब ये होता है, साउंड मोस्टली उन चीजों में प्रोड्यूस होता है जो प्रॉपर सॉलिड होते हैं। और जैसे ये बॉटल है, अब इसको बजाऊंगी तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, अगर इस रूम में एयर प्रेजेंट है, अगर मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ, आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अगर बहुत तेज है तो पास में बैठे तो आवाज आएगी, वरना मैं ऐसे हाथ हिलाते रहूं, हेल्प मांगते रहूं, आप लोगों को सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। तो साउंड क्या है? एयर है, वो क्या है? एक मीडियम का काम कर सकता है। मीडियम का मतलब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वो एक मीडियम के थ्रू पहुंच रही है, और इस रूम में मीडियम क्या है? एयर है, जिसकी वजह से मेरी आवाज कहाँ तक पहुंच रही है? आप तक पहुंच रही है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें मोस्टली चीजें सॉलिड नहीं होती है। सॉलिड का मतलब प्रॉपर ठोस। ठीक है, अब प्रॉपर ठोस नहीं होती तो उसमें ज्यादा आवाज नहीं आती। जैसे जेली हो गई, उसमें आवाज आ सकती है क्या? कम आती है। आप उसको दूर से फेंक के मारेंगे ना नीचे तो आएगी। अब डिपेंड करता है कि आपने उसको कहाँ पे मारा। देखिए, पहले एक चीज होती है, एक सॉलिड है और एक दूसरा सॉलिड। एग्जाम्पल समझिए, इसमें फिर भी ज्यादा है। ठीक है, एक सॉलिड है और एक दूसरा सॉलिड है, इसको आपस में जब आप टच करते हैं तो आप इसमें से आवाज को सुन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड था, इसके पार्टिकल्स इससे आके टच हुए, और सॉलिड्स के बीच में पार्टिकल्स में बिल्कुल गैप ही नहीं। होता है क्या? स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये होता है सॉलिड। ठीक है, इसके बीच में पार्टिकल्स में गैप है क्या? बिल्कुल नहीं। गैसेस में होता है। ये सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है? 3-5।
3 5 होती हैं या 5 और 3 होती हैं या 5, या आप लोग 3 5 के बोल रहे हैं, बताइए कितनी होती है? 5 होती है, मेनली हम 3 पढ़ते हैं। सॉलिड लिक्विड और गैस तो हम पढ़ते हैं, उसके अलावा 2 और होती है, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, तो देखिए सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में गैप बिल्कुल ही कम है, और लिक्विड्स में बहुत कम, और गैसेस में होता ही नहीं। एग्जाम्पल से समझिए इस बात को, अगर ये जो चेयर है इसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप इसमें घुस सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिक्विड रख दिया, एक बाल्टी पानी रख दिया, तो नीचे उसके सरफेस तक पहुंच जाएंगे, पहुंच सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, और गैस मतलब कि हवा है, हवा में आपको पंखी से नीचे गिरा, इमेजिन करिए, मरेंगे तो नहीं, हाथ पैर भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हाइट ज्यादा नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट करना, 2 4 हाथ चाहते, ठीक है कि नहीं? समझ गए? तो लिक्विड्स के बीच में गैप बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, सॉरी गैसेस में गैप बिल्कुल ना के बराबर होता है, सॉलिड्स में होता ही नहीं है, गैप ही नहीं होता। आपने ना जूनियर क्लासेस में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जो वुड है या ईट है उसको तोड़ने के लिए आपको कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए होता है, और स्विमिंग के लिए ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पानी में लिक्विड हो गया पानी, और उसके बीच में पार्टिकल्स में गैप थोड़ा होता है, तो आप इजिली उसमें हाथ मार पाते हैं, और गैसेस में होता ही नहीं है, इसलिए मेरा हाथ ऐसे हवा में चल रहा है। समझ गए? अगर यहाँ पे साइड साइड में वुड लगे हो, मैं ऐसे हाथ को कर सकती हूँ, या तो मैं मेंटल केस में आती हूँ, तब तो हो सकता है। जैसे ये है, ये चेयर है, मेरा मन कर रहा है मैं इस पे किक मारूं, तो एक ही चीज समझ में आती होगी आप लोगों को, समझ में आया इतना? तो सॉलिड्स में बहुत पास पास में पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा दूर होते हैं, और गैसेस में बिल्कुल ही ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, इन चीजों के बीच में गैप हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें साउंड कम प्रोड्यूस हो पाता है। पानी में पानी डालेंगे तो आवाज आएगी? बात है, आएगी कि नहीं आएगी? और जो कह रहे हैं ना नहीं आएगी, वो आज नहा के नहीं आया, बाल्टी में पानी नहीं भरा था आप लोगों ने नहाने से पहले। ठीक है, इसके अलावा ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, कहाँ तक सोचते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं क्या? नॉन मेटल्स। कुछ बोलेंगे या मैं नहीं बोले जाऊं? होते हैं कि नहीं होते? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नॉन मैलिएबल होंगे, मतलब कि इनको शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, प्लस ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, इसको तार में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किसको? नॉन मेटल्स को, धातु को। क्वेश्चन मोस्टली किस में आते हैं आपके? मेटल्स में से आते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बहुत जेन्युइन होती हैं, और डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन मेटल्स की बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स में कंपेरेटिवली कम होता है, किसके? सॉलिड्स के कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि होता ही नहीं। लेफ्ट साइड होते हैं और उसमें राइट साइड होते हैं और नॉन मेटल नीचे होते हैं। जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगे ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले पीरियोडिक टेबल को ना 2 4 बार अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। देखने से ये होगा कि आपको चीजें याद रहेंगी, आपको समझ में आएगा। मैं बोल जाऊँ एफ ब्लॉक पे, थोड़े बहुत नीचे होते हैं और राइट हैंड साइड पे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान रहेगी, तो आपको ये होगा कि अगर मैंने बोल दिया एफ ब्लॉक, तो आपको पता ही नहीं होगा एफ ब्लॉक कहाँ पे है, तो आप इमेजिन कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो इसलिए पीरियोडिक टेबल को थोड़ा अभी देखिए, अभी क्लास तक उस तक पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे तब तक आप उसको 3 4 बार देख चुके होंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये किस में आया आपका? मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब इसी में मेटल और नॉन मेटल में एक टॉपिक आता है हमारा, एक होता है रेसिडिटी और एक होता है कोरूजन। पढ़ा है कभी? संक्षारण और विकृत बंधुता। कोई भी आप में से ये सोच रहा है काश हमने 10th में पढ़ लिया हो? नहीं, आई थिंक बेशरम हो सकते हैं, सोच ही नहीं रहे। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक होता है कोरोशन और एक होता है रेसिडिटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले इस चीज को पढ़ते हैं। कोरोशन का मतलब क्या हो गया? संक्षारण। मैंने आपको मेटल बताया क्या हो गए, जो कि सॉलिड हो गए, ठीक है, जिसमें कॉम्पोजिशन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। तो संक्षारण का मतलब ये है कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कुछ हद तक चेंज हो जाए।
तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोशन। क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, पढ़ा है, लोहे पे जंग लगना। क्या चेंज आता है भाई इसमें, कैसे? आयरन बहुत सॉलिड होता है, अगर किसी के सर पे मार दिया जाए तो वो इंसान टूट जाए, बिखर जाए, फट बिखर जाए। ठीक है, समझ में आया इतना? देखिए जो आयरन है वो अपने आप में बहुत सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर क्या होता है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब उसमें क्या लगता है, रस्ट, मतलब कि जंग। किसके कांटेक्ट में, और मॉइस्चर, नॉट वाटर, मॉइस्चर। ठीक है, तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके क्या हुआ, उसके ऊपर जंग लग गया। समझ में आया? तो जंग लगने से क्या हुआ, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, और जो इतना वीक कर देती है उस मेटल को कि एक टाइम के बाद में अगर आप उसको टच नहीं भी करेंगे तो वो खुद से टूटने लग जाता है। होता है कि नहीं होता? और कुछ हद तक इतना वीक हो जाता है कि अगर आपका हाथ उस पर लगा तो वो टूट जाएगा। समझ में आया? तो कोरोजन जो है ना, वो इसी में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, इसमें ही मेटल्स वाले में, नॉन मेटल्स में, कि इसका मतलब ये हो गया कि जो सब्सटेंस है या जो मेटल है या जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उसके ऊपर कोई आउटर लेयर चढ़ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर और मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि आपको पता है एटमोस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठंड के टाइम में ज्यादा होता है, ठंड के टाइम में सुबह ओस देखी होगी आपने पेड़ पत्तों पे, लेकिन समर्स में भी होता है, बट वहां पे इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होने का मतलब क्या है, हीट ज्यादा होती है, हीट की वजह से आपको पता है इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। पानी है, आप उसको नॉर्मल रख दीजिए एक ग्लास में, यहाँ पे भर के रख दीजिए, कितने ही महीने तक रह जाए, पानी को कुछ होगा क्या, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन उस पानी को आप ऐसे बिखेर देंगे तो क्या होगा, वो पानी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक ग्लास पानी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एक पतीला भर के पानी गैस के ऊपर रख दिया और उसको चला दिया तो वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, वहां पे सरफेस एरिया बढ़ा, क्या पृष्ठ तनाव बढ़ा। सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ, मतलब उसका सरफेस कवर कर। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से टेम्परेचर रेट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया ना इतना? तो ये चीज समझ में आती है आपको? तो अब यहाँ पे क्या है कि कोरोजन में, मतलब कि संक्षारण में हुआ क्या, कि ये चीजें क्या हो गई, बढ़ गई। पांच क्या है, अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, समझ में आया इतना? तो कोरोजन में तीन टाइप्स हम पढ़ते हैं। एक होता है हमारा आयरन का, जिसपे क्या होता है, रस्टिंग, मतलब कि लोहे पे क्या लगता है, जंग लगता है। पहली चीज ये पढ़ते हैं। दूसरा हम और क्या पढ़ते हैं, चांदी काली पड़ती है। आयरन का सिंबल क्या होता है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। फिर सिल्वर पढ़ते हैं, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। Ag ओजी लोजी सुनो जी, तो Ag है ये। ठीक है, और उसके अलावा कॉपर, गोल्ड पे नहीं होता। लो प्रोसेस में नहीं, वो देखिए जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, जो ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की, वो प्रॉपर गोल्ड का नहीं बनता, प्योर गोल्ड का नहीं बनता, उसमें कॉपर की कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। तो जो चेंज आता है वो कॉपर की वजह से आने लगता है, क्योंकि इसमें एक टाइम के बाद में, जैसे हम रेगुलर बेसिस पे पानी के टच में रहते हैं, आप कोई भी आपने ऑर्नामेंट पहना है, कोई रिंग है, ज्वेलरी, चेन वगैरह कुछ भी आपने पहना हुआ है, रेगुलर बेसिस पे उस पे सोप लग रहा है, मतलब वो हार्ड होता है, उसमें सल्फेट होता है, उस पे पानी लग रहा है, तो रेगुलर बेसिस पे जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें डलनेस आने लगता है। बट ऐसा नहीं है जैसे आयरन ब्रेक हो जाता है, ऐसे वो भी ना उसकी वैल्यू कम होती। समझ गए ना? गुड नहीं होगा, तो वो कोरोजन थोड़ी होता है बच्चा, वो तो एक आगे जैसे इंसेक्ट लग गया, बैक्टीरिया में काउंट करें उसको। ऐसे तो हमारी बॉडी भी डिकम्पोज होती है, नहीं होती क्या, आफ्टर डेथ बॉडी डिकम्पोज होती है कि नहीं होती? आप उसको जमीन में दबा दीजिए, वो डिकम्पोज हो जाएगी, तब वो यूजफुल है। अगर आप उसको खुले में बाहर छोड़ेंगे तब वो डिकम्पोज होगी, तो हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया वो उसको खाएंगे, खाने से उसमें स्मेल जनरेट होगी, स्मेल वो एयर में जाएगी और वो एयर से आपकी बॉडी। समझ में आया इतना? तो कोरोजन में हम तीन मेन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला आयरन, दूसरा सिल्वर और कॉपर। अगर आपका पढ़ने में थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो आप इनके बारे में, इनके एटॉमिक नंबर्स को याद सी, Au गोल्ड का होता है, और C फॉर कार्बन, और Cu मतलब कॉपर, ये याद। ठीक है, समझ गए?
चलिए अब इसको समझते हैं। पहली चीज मैंने क्या बताया, आयरन। आयरन में क्या होता है, रस्टिंग होती है। क्या होता है, रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब क्या होता है, लोहे पे जंग लगना। आप में से कोई खुली आंखों से सो तो नहीं गया देखते देखते, नींद तो नहीं आ गई, ठीक है। आयरन का क्या हो गया, रस्टिंग, लोहे पे क्या लगता है, जंग लगता है। जंग कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद में सिल्वर। सिल्वर चांदी कैसी होती है, काली पड़ जाती है। कैसी हो जाती है, किसके कांटेक्ट में आके, ऑक्सीजन। सल्फर नहीं था, कुछ सल्फर बोला था मैंने, है ना, क्या था सल्फर का। जरूरी नहीं है हर चीज ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करे। एयर का मतलब ये है कि हमारी जो एयर है, हवा है, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, पता है ये आपको। मतलब कि जो एयर है, हवा है, उसमें बहुत सारी गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें से कोई भी गैस इसके साथ में रिएक्ट करके कुछ भी बना सकती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, वो हमने कौन सा लिया है। तो सेकंड, फर्स्ट आपको रेस्टिंग समझ में आया। सेकंड क्या था, सिल्वर। सिल्वर मतलब की चांदी कैसी बढ़ जाती है, काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर में कैसी कोटिंग होती है, सिल्वर एजी सिंबल है ये इसका, Cu, सल्फर। वाटर भी वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कॉपर। बताइए कोई बोलना चाहेगा कुछ तो, ऑनलाइन में से कोई आंसर देना चाहेगा तो मना ही नहीं है भाई, मोस्ट वेलकम है। कॉपर नहीं, ग्रीन कलर की है, देखा है कभी, ग्रीन कोटिंग आती है कॉपर पे, ध्यान ही नहीं दिया होगा। एग्जाम्पल देखो शायद दिमाग चले आप लोगों का। बोलना स्टार्ट करूं। जो गोल्ड के इयररिंग्स होते हैं ना, उनके जो पीछे वाला जो एरिया होता है वो कॉपर से बना होता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेक्स पहनते हैं, उनमें अगर ग्लास वाले स्पेक्स आप पहनते हैं, एक होता है प्लास्टिक फ्रेम, ठीक है। अगर कोई ग्लास वाले स्पेक्स पहनता है जैसे इन्होंने पहना, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रबड़ लगा होता है यहाँ पे। वो रबड़ क्यों होता है, कि आपकी नोज पे मारना होता है, उस रबड़ को बांधने के लिए कॉपर वायर का यूज किया जाता है। तो रेगुलर बेसिस पे जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, समर्स में भी और विंटर्स में भी, मतलब रेगुलर बेसिस पे रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में स्वेटिंग भी होती है, ज्यादा चलने की वजह से या किसी भी वजह से आपकी बॉडी में स्वेटिंग भी हो सकता है, कभी बारिश में भी भीगे हो। तो उसका मतलब क्या है, आप मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए और एयर प्रेजेंट होती है, तो उससे कांटेक्ट में आके वो जो रबड़ के साथ वाला जो एरिया होता है, वो हमेशा कैसे होता है, ग्रीन कलर का होने लग जाता है। और बहुत ज्यादा टाइम तक आप उसको चेंज ना करें या उसकी सफाई ना करवाएं, तो वो और एक्चुअल में ग्रीन आपको दिखने लग जाता है। तो ये कॉपर की वजह से, किसकी वजह से, याद रख लेंगे कि भूल जाएंगे। वो तो ये होता है कि उसमें प्रॉपर मेटल नहीं होता, आर्टिफिशियल में ना मिलावट ज्यादा होती है, उसको एलॉय ज्यादा बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपने उसमें गोल्डिश कलर में ली और एक टाइम तक आप उसको यूज करो, फिर उसके बाद में आपकी बॉडी से जो स्वेटिंग होती है ना, वो क्या होता है, सॉल्टी फॉर्मेशन में होती है, तो वो सॉल्ट से रिएक्ट करके ना वो ब्लैकिश हो जाती है, तो वो मिक्सचर हो गया, वो एलॉय में आता है। यहाँ पे मैं प्रॉपर मेटल की बात करूँ जो प्योर प्रेस्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ गोल्डन नहीं लिखा, क्योंकि उसको प्योर फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते। समझ गए क्यों, क्योंकि वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। कांटेक्ट में आते पहली चीज तो, प्रॉपर जो प्योर गोल्ड होता है उससे आप कोई ऑर्नामेंट बना ही नहीं सकते। आपको चाहे कम अमाउंट में डाले, लेकिन आपको उसमें कुछ अमाउंट में क्या डालना पड़ेगा, कॉपर डालना पड़ेगा। कई जगह सिल्वर भी डालते हैं, पर कॉपर ज्यादा अमाउंट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसका कलर ना ऑलमोस्ट गोल्ड जैसा होता है, तो वो उसमें मिक्स होता है ना, तो दिखाई कम देता है। इम्प्योरिटीज का मतलब क्या हो गया, मिलावट। मिलावट आप किस चीज की करोगे, जो सिमिलर होगी। दूध में कभी आप कोई अलग कलर की मिलावट कर देंगे क्या, दूध कैसा थोड़ा व्हाइटिश कलर, आप उसमें क्या डालते हैं, पानी। वजह क्या है, एक तो पानी का कोई कलर, दूसरा वो भी लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाए। समझ में आया इतना, लोहे पे रेस्टिंग होती है। अलॉय से इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत सारी, जैसे देखिए, जो प्रॉपर ब्रिजेस बनते हैं, अब मान लीजिए, पहले मेरी बात को सुनिए और समझिए ध्यान से। जो आपके घर में कूलर आता है ना, रस्टिंग आपने सिर्फ उस पे देखी, लोहे के दरवाजे पे भी आपने रस्टिंग नहीं देखी होगी। प्रॉपर रस्टिंग किस पे देखते हैं हम, कूलर पे देखते हैं।
या जो आयरन नेल होती है उस पे देखते हैं, यही चीजें होती है ना। चाबी पे मतलब आप उन चीजों पे रस्टिंग देखते हैं जो कि ऐसी होती है जिसको आप दोबारा से अफोर्ड कर सकते हैं और वो डैमेज होने से आपके अलावा किसी और को नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसको फिर सस्ते अमाउंट में बनाया जाता है, उस पर गैल्वेनाइजेशन नहीं किया जाता। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। समझ में आया? पेंट भी होता है, पेंट एक सस्ता ऑप्शन होता है जो भी हम लोग अपने घर पे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन गैल्वेनाइजेशन का मतलब है उस पे जिंक की कोटिंग करी जाती है, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है जो लोहे की अमाउंट को भी कम नहीं होने देता और उसकी जो मतलब जिस तरीके से वो दिखता है तो हमें लगता है कि वो आयरन है। समझ गए? उसका यूज कहाँ करते हैं? ब्रिजेस पे। क्यों? क्योंकि मानिए कोई एक ब्रिज बना, वो हमेशा आयरन से बनता है, इतना तो पता है होगा आपको, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में व्हीकल जाते हैं तो उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से आप लोग भी ट्रेवलिंग करते हैं, तो अगर मानिए कहीं पे कोई ब्रिज बन गया और वो ब्रिज गिर जाए तो कितना लॉस होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का, इकोनॉमी का और ह्यूमन लाइफ। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी चीजों में, और अगर उसमें रस्टिंग हो जाए तो ऐसा भी नहीं है कि एक बार ब्रिज बनाने के लिए आपने पूरा रास्ता 2 महीने के लिए ब्लॉक किया और दोबारा से उसमें आपने देखा रस्टिंग हो रही है तो भाई इसको चेंज कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ये चीजें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो इनमें क्या होता है, एक तो अमाउंट जो हम यूज करते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में यूज करते हैं। आपने कुतुब मीनार के पास में आयरन पिलर सुना होगा, सुना है? तो इस एक तो हम इसको किस में यूज करते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, प्लस इसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, मतलब कि जिंक और ऑयल का यूज किया जाता है। जिंक क्या है? उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है जिसकी वजह से लोहे पे क्या नहीं लग पाता है? जंग नहीं लग पाता है। मतलब नॉर्मल पानी और उसका उस पर असर नहीं पड़ता है। वो बात अलग है, वो प्रॉपर पानी में ही खड़ा रहेगा तो एक अलग चीज होती है। लेकिन और उसके अलावा ऑयल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपको पता है पानी जो है ना ऑयल के कांटेक्ट में आता नहीं है, पता है ये चीज आपको? यही वजह होती है, जैसे आपको कहीं पे थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो फिर क्या किया जाता है? उस पर पानी तेल लगा लो और फिर आप नहा लो, तो उससे क्या होता है? पानी उसके अंदर नहीं जा पाता है। जो भी एक्वेटिक बॉडीज होती है, जो समुद्र वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे अगर कोई ऑयल का जो टैंकर होता है उसमें क्या दिक्कत आती है? मान लीजिए ऑयल वहां पे गिर जाए तो क्या होता है? नीचे एक्वेटिक बॉडीज होती है तो ऑक्सीजन जा पाएगी क्या? तो वो मर जाता है। तो इसलिए उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एलॉय की बात नहीं कर रही हूँ ना, उस प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ जिससे आप उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े सारे मेथड होते हैं। आपने पेंट कर दिया, ऑयलिंग कर दी, ग्रीस लगा दिया या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस जो होते हैं, गैल्वेनाइजेशन जैसा प्रोसेस, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ये जब सब्सटेंस बनाया जाता है उसी टाइम पे उसके साथ किया जाता है, इसको आप अलग से नहीं कर पाते। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो ब्रिजेस होते हैं, कार जो बनती है आयरन बॉडी बनती है कि नहीं बनती? अब आपकी कार को कौन ऐसा आप में से इतना पॉजिटिव इंसान है कि जहां बैठे वहीं पे साइड में आपकी कार पार्क हो दीजिए? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपका तो शायद यहाँ पे फर्स्ट डे है, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, आपने देखा नहीं नीचे मेरी बाइक अकेली है, उसको ऊपर कोचिंग पे ले जाओ? नहीं, उसको जंग नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कभी ऐसा? अब मानिए आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपके दिमाग में इस चेयर से मैं इसको स्कूटी को ऊपर ही चढ़ा लूंगा, होगा कभी ऐसा कि नहीं उस पर जंग नहीं लगना चाहिए? हो सकता है ऐसा? इतने जज्बाती हैं क्या आप लोग? चढ़ा देंगे? कभी तो नहीं लगेगा, देखो मैं चढ़ा देना वो बात है। ठीक है ना, समझ गए? तो इन चीजों पे क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन अगर क्वेश्चन आ जाए तो किसकी कोटिंग होती है इसमें? जिंक की। किसकी? सिंबल क्या होता है? वो देखिए हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब यूं कहें कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन जो आप कूलर खरीदते हैं उसके कंपैरिजन में तो काफी टाइम बाद में खाती है। उसके पार्ट्स को आप चेंज करवा सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, हर वो चीज जिसके ऊपर आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें जो प्रोसेस होता है रस्टिंग को रोकने का, वो कम खर्चा किया जाता है। ठीक है? आप ये माने कि जो ब्रिजेस वाला जो कंसेप्ट होता है वो आपकी बाइक पे लगा दी जाए तो कौन खरीदेगा? दूसरी कंपनीज बंद नहीं हो जाएंगी? समझ गए ना? और अगर आपकी बाइक खराब होती है तो आप और आपके चहेते उनके अलावा किसको फर्क पड़ रहा है? आप मुझे बताओ। खाना छोड़ेंगे तो आप 2 दिन छोड़ेंगे, इनमें से कौन छोड़ देगा ये भी बता दीजिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप छोड़ देंगे? इतनी गहरी दोस्ती है क्या हम लोग? ठीक है, समझ गए इतना? तो रस्टिंग किस में याद रखना है आपको? आयरन में। नहीं आ रहा क्या समझ? सो गए क्या आप लोग? उठे हुए हैं? क्या बोला मैंने अभी से? वो सोचना है।
चलो ठीक है, होश में। ठीक है, आयरन है, आयरन में क्या हो गया, ट्रस्टिंग। सेकंड सिल्वर, सिंबल हो गया एजी। इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। इसका एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, आपने सबने देखा होगा, ब्लैक चांदी काली पड़ते हुए देखी होगी। फिर क्या हो गया, कॉपर। वो डिपेंड करता है, देखिए आज की डेट में क्या है, हर जगह मिलावट बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा चमक वाली चीज लोगे ना, उतनी ज्यादा मिलावट आप। तो कुछ जो होती है, एक तो पानी का भी फर्क पड़ता है। जिस पानी में ज्यादा अमाउंट में सल्फेट प्रेजेंट होता है, हार्ड वाटर होता है, उसके कांटेक्ट में आके चांदी जल्दी खराब होती है। ठीक है, और जो पानी सॉफ्ट है, मतलब जैसे आप पीते हैं, वो पानी थोड़ा अच्छा होता है, उसके कांटेक्ट में, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, कहीं पे ज्यादा खराब पानी आता है, उसके कांटेक्ट में आके जल्दी खराब होगा। नहीं है, सही नॉर्मल पानी है, कम अमाउंट ऑफ सल्फेट है, तो वो जल्दी खराब। समझ गए। और रेगुलर बेसिस पे यूज में कई बार वो काली भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो साफ होती है। समझ में आया इतना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ज्यादा पानी में रहेगी तो भी काली नहीं पड़ेगी, क्योंकि सल्फर के साथ में रिएक्शन करने का टाइम नहीं मिलता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी आपने चांदी की चीजें पहनी हुई हो, जब आप नहीं यूज कर रहे हैं या रात को सो रहे हो तो ग्लास पानी में डाल दो, ऐसा भी मत। ठीक है, आप लोग भी ये सोचे कि सर्दियों में हम नहाए चाहे ना नहाए, लेकिन उसको पानी में डाल के रख देते, तो ये भी मत कर। ठीक है, समझ गए इतना, रब कर दो इसको। ये क्या बताया मैंने आपको, कोरोजन। क्या बताया ये। अब बात करते हैं रेंसिडिटी। लेस चिप्स खाए हैं, पैकेट खोला और खत्म वाला खा सकता है, या खोल के उसको बाद में रबड़ डाल के रख रहे हैं, या कहीं पे आप उसको दबा के, खोला और खत्म, ये वाले प्रिंसिपल को फॉलो करें हैं। ये तो आपने दिल पे ले ली बात। देखिए, पहली बात तो, जब आप बिस्किट है या कोई ऐसी चीज है, अगर आपका वो वाला कंसेप्ट नहीं कि खोला और खत्म, तो कुछ टाइम तक वो चीज चलेगी। चलेगी तो मतलब एयर के कांटेक्ट में आएगी, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, उसका टेक्सचर भी खराब हो जाएगा। टेस्ट और टेक्सचर जो खराब होगा, वो रेंसिडिटी। क्या हो गई वो, एक लेस का पैकेट खरीदना, उसको आज कटोरी में डाल के रख देना। मैंने तभी तो कहा कि दाल के साथ आराम से, बेजान चीजों पे अपनी ताकत नहीं आजमानी चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए। देखिए, रेंसिडिटी का मतलब क्या है, जो ऑयली फूड होता है, ऑयली फूड जैसे जो चिप्स होते हैं, वो किसमें, ऑयल में फ्राई हो। ठीक है, तो जो ऑयली फूड होता है, जिसमें ऑयल हो और सॉल्ट हो, स्पेशली ये दो चीजें, इनको जब हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो ये क्या होता है, इनमें मॉइस्चर आ जाता है, इनमें नमी आ जाती है, और इनका टेस्ट खराब हो जाता है। दूसरा, इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी बहुत खराब हो जाती है। होती कि नहीं होती। कोई भी किसी भी टाइप का चिप्स है, उसमें क्या होता है, क्रिस्पीनेस होती है। उसकी बात करती है, कोक की बात करते हैं हम, सब कोक पीने की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो वही, क्या कह रही थी मैं, कोक। कुछ देर खोला आपने, वो भी खोलते ही खत्म हो जाती है, लेकिन वो चलेगी थोड़ा, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है, और आपकी आप बॉडी के अंदर कम अमाउंट में जा पाती है। पता है ना ये चीज आपको। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे आप फ्रूटी पीते हैं ना, वो आप एक गिलास पूरी एक बार में पी सकते हैं, लेकिन अगर आप कोक पीते हैं ना, वो आपको सिप सिप करके पीनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अलग लेवल पे खाने के शौकीन है, तो बात अलग है कि आपने एक बोतल एक घूंट में पी ली, वो बात तो मैं कर ही लेगी। लेकिन नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो उसमें उसको थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं लगता, क्यों लगता है, उसके अंदर गैस होती है। क्या होती है, गैस। और आपको पता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बहुत जल्दी मूव करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, एक स्पीड में करते हैं। तो वो जो गैस उसमें से निकली, कौन सी होती है, इसमें भी सोच रहे हैं, चिप्स के पैकेट में कौन सी भरी होती है, चिप्स के पैकेट में जो होती है वो नाइट्रोजन भरी होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर सॉल्ट होता है। और जो हम ये पीते हैं, कोक पीते हैं, इसके अंदर शुगर होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। कौन सी वाली, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जब फर्स्ट टाइम बॉटल खोलते हैं, तब तो वो ज्यादा अमाउंट होती है कि नहीं होती। उसके बाद में कुछ टाइम तक आप उसको खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, और फिर वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। फिर आपको उसमें टेस्ट ही नहीं आता। आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, मीठी वो पहले भी होती है, लेकिन गैस की वजह से आपको फील ही नहीं होती। समझ गए ना। जो ये चीजें आप पीते हैं, इनमें ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, शुगर होता है, इसीलिए चीनी का अमाउंट इतना ज्यादा होता है इसमें। इसी वजह से जो आपकी बोन्स है, आपके टेथ है, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। समझ में आया। अब जो हम चिप्स के पैकेट की मैं आपको समझा रही थी, तो उनमें जो उनका टेस्ट चेंज हुआ, चाहे वो बेकरी वाली चीजें हो,
चाहे वो बिस्किट्स हो या चिप्स हो, उनका टेस्ट प्लस टेक्सचर दोनों चेंज हो जाते हैं। टेस्ट मतलब वो आपको टेस्टलेस लगने लगते हैं, प्लस उनमें एक सॉफ्टनेस आ जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है? डेंसिटी। तो ये जो प्रोसेस जिससे जो चिप्स है या फिर जो बिस्किट्स हैं उनका अपना टेस्ट और टेक्सचर चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विकृत गर्भिता। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल लिख लेना। और इसके अलावा ये भी आपको याद होना चाहिए कि भाई क्या कौन से में क्या होता है, ठीक है ना? किसमें? चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस फिल भरी जाती है। टेस्ट एंड टेक्सचर, टेस्ट TASTE और टेक्सचर TEXTURE। टेक्सचर ग्रीन कोटिंग होती है। ग्रीन कोटिंग। ग्रीन कोटिंग होती है। कोटिंग का मतलब उसके ऊपर लेयर कैसी आ जाती है। और क्या बताया था? बस यही बताया था, मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट। ऑनलाइन जो है ना वो भी आंसर दे देते हैं, आप लोग आंसर ही नहीं देते। गूगल है, अच्छा, तभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लिख लिया इतना? सबने नोट कर लिया? डेंसिटी की डेफिनेशन आप लोग वैसे लर्न कर लेना, मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो ये प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या चेंज हुआ, टेस्ट और टेक्सचर, तो वो कौन सा प्रोसेस है? डेंसिटी। ठीक है, कोरोजन समझ में आ गया होगा। एक कोटिंग हो जाती है, एक लेयर आ जाती है किसी भी मेटल के ऊपर। ठीक है, ये तीनों मेटल है क्या? आयरन, सिल्वर और कॉपर है क्या? आपने कह दिया तो नहीं है। नोट कर लिया इसे? किसमें पढ़ाया मैंने अभी आपको ये मैंने आपको नोट में लिख लीजिए इसको, ये एक्सेप्शन केसेस है, ये तीनों मेटल्स में है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मेटल नॉन मेटल समझ में आए? अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? उपधातु। क्या होती है उपधातु? जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज किसकी हो सकती है? मेटल की हो सकती है, और कुछ नॉन मेटल होती नहीं है, लाई जा सकती। जैसे एग्जाम्पल, कॉपर में करंट पास हो सकता है? कॉपर में करंट पास होता है, तभी तो आप फैन में लगाते हैं। कंडक्टर के साथ में नहीं लगाते, उसको वायरिंग में यूज नहीं करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें करंट क्या हो सकता है? पास हो सकता है। कभी कभी ऐसा हुआ हो, आपने फैन खोला और उसमें प्लास्टिक की वायर्स ने एक दूसरे को बांधा हो, कभी ऐसा होता है? प्लास्टिक की वायर हम क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? ताकि करंट ना लगे, इसीलिए लगाते हैं। जो प्रेस वाली डोरी होती है या ये वाली होती है, इसको अगर मैं इसकी चीर फाड़ कर दूं, इसके अंदर से पतली पतली वायर्स निकलेंगी कि नहीं? ये जो ऊपर वायर है ये क्यों लगाई गई? ताकि ये सेफ रहे। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लगी हुई है, कई बार ये मेरे हाथ पे लग जाए, ठीक है, या आप में से किसी के हाथ पे लग जाए, अगर ये डायरेक्ट आ रही होती तो इसमें करंट लगने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी आपके हाथ पे स्वेटिंग हो रही हो या हाथ पे मॉइस्चर हो, जिसकी वजह से आप इसको टच करें, और इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसमें ज्यादा जल्दी पास होती है, पता है ना आपको? अगर आप गर्म पानी से, जी क्यों नहीं होगा इसमें? ये तो माइक है लेकिन ये कनेक्ट तो है। और देखिए मेरी बात सुनिए, ये इसमें तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करेंगे। आपने कभी सुना भी होगा शायद से, जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ में यूज नहीं करना चाहिए। सुना है कभी? कभी गलती से? हाँ, हाँ जी। तो उस टाइम पे यूज नहीं करना चाहिए, इसी वजह से नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये नॉन उसमें आती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं है, मतलब इसमें करंट एक्चुअल में नहीं होता है। बट क्या होता है जब आप इसको कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्ट करने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और करंट का फ्लो बढ़ने से तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? है क्या? अब तो ब्लूटूथ हो गया लेकिन हार्मफुल तो वो भी है, वो रेडिएशंस में है। देखिए ये चीज आपको डायरेक्टली इफेक्ट करी थी, वो चीज आपको इनडायरेक्टली करी है, बट करती पूरी तरीके से। समझ गए इतना? तो अब जैसे कि कुछ चीजें होती है हमारी जो मेटल्स में भी हो सकती है और किसमें हो सकती है? नॉन मेटल्स में। जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसे हम मदर बोर्ड कहते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने? कैसा होता है, किस चीज का बना होता है? बड़ा सा होता है, छोटा सा होता है, इसके अलावा
ग्रीन कलर का होता है, उसमें बहुत सारी ना वायरिंग जा रही होती है, देखा है आपने? उसमें अपना करंट होता है क्या? नहीं होता। उसको डिवाइस में पुट करते हैं तो उसके बाद में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो होती है हमारी सेमीकंडक्टर्स में भी आप पढ़ा है ना आपने, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक क्या होता है सेमीकंडक्टर। सेम चीज हमारी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में आती है। अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, क्या होते हैं? आपस में रिलेट करके पढ़ना सीखिए इसको। क्या होता है कंडक्टर? जी। और इंसुलेटर? एग्जाम्पल दे देना मुझे के। आर मैंने बहुत गंदा बनाया, लिख लेना, ठीक है? कॉपर, जिसमें से हाँ जी, सही बोला है ये। आंसर जो भी दे रहे हैं ना, अच्छा दे रहे हैं ऑनलाइन में। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। क्या होता है कि करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और करंट पास नहीं होता है। जैसे रबर हो गया, वुड हो गया, ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल, इसमें करंट पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और सेमीकंडक्टर्स क्या, जिसको आपने यूज किया करंट पास करवाने के लिए, लेकिन उसमें अपने आप नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन कंडक्टर्स और इंसुलेटर की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये शॉर्टी वाली होती है। और सेमीकंडक्टर्स क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपने उसको किस डिवाइस, किस गैजेट के अंदर क्या किया है, यूज किया है। सेम चीज हमारी किस में आती है, आपके नॉन मेटल्स में। समझ में आया इतना? तो उसमें धातु वाली प्रॉपर्टीज भी हो सकती है और उपधातु वाली प्रॉपर्टीज भी आपकी हो सकती है। तो वो चीज आपको समझनी होती है कि किस अकॉर्डिंग आपसे वो पूछा जाता है, ठीक है? ये चीजें क्या थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, जो चीज आपको दिखी, जो आपने समझी और आपने लिखी, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास में आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म। अब वो चीजें जो आपने क्या करवाई, रिएक्ट करवाई। यहाँ पे मैंने आयरन क्या बताया आपको कि आयरन ने एयर के साथ में रिएक्ट किया। एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसके साथ में लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया। तो जो आयरन का था ना, कि आयरन क्या है, एक मेटल है सॉलिड स्टेट में, इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, फिजिकल। लेकिन लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया, तो ये किसमें आ गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन कैसे आता है कि ये मेटल है, आयरन क्या है, मेटल है, किसके साथ में रिएक्ट किया है इसने, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में मेटल रिएक्ट करके क्या देता है, ऑक्साइड देता है। क्या देता है, ऑक्साइड। तो FeO कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? Fe स्टैंड्स फॉर आयरन और O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो Fe ऑक्साइड बना कि नहीं बना? तो इसका मतलब क्या चीज हुई कि जब मेटल किसके साथ में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। क्या देगा? तो ये चीज क्या हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब समझ में आया आपको? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेपरेट है, कैसे क्वेश्चन आता है, ये समझ रहे हैं आप लोग? फिजिकल को मतलब जो आपको चीज दिख गई, आपने पहले भाई सबसे पहली चीज आपने क्या देखी, ये क्या है, सॉलिड है। दूसरी चीज आपने क्या देखी, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तीसरी चीज क्या देखी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लोहे में करंट पास हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये तो आपने फिजिकल लेवल पे देख लिया। फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं 3 4 5, जिसमें आपने देखा लोहे पे जंग लग रहा है, चांदी जो है वो काली हो रही है, कॉपर जो है उस पे ग्रीन कलर की कुछ लेयर आ रही है। तो ये चीजें क्या हुई, रिएक्शन से आया। किससे आया ये, रिएक्शन से। अब ये जो चीजें रिएक्शन से आए, तो ये क्या हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा ये, समझ में आ गया इतना? अभी तक कोई भी डाउट है आप लोगों को? तो आप दो तरीके से इसका डिवीजन करते हैं, एक होता है हमारा केमिकल और एक क्या होता है हमारा फिजिकल। तो फिजिकल लेवल पे वो डिवीजन होता है जो आपको चीजें समझ में आती है, समझ में मतलब जो कैसे हुई वो आपको दिखाई देगी। और फिजिकल लेवल पे वो जो चीज हो तो गई, लेकिन एक तो आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? और दूसरा वो कैसे हुई वो आपको नहीं समझ में आ रहा। ये पता है, वो चीज आपको पढ़ के पता चलती है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करी थी तो कुछ हुआ, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ वो आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि इस मार्कर को अगर आप टूटता हुआ देखेंगे, या मैंने इसकी कैप अलग करी से, तो ये आपको प्रोसेस दिखा, दिखा और समझ में भी आया कि ये इसकी कैप थी, ये इससे अटैच थी, इसको मैंने ऐसे खींचा, मतलब फोर्स अप्लाई किया और ये क्या हो गई, अलग हो गई। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं कि आपने क्या डाला, मार्कर के अंदर इंक डाली और वो उसमें क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, तो वो भी क्या है, वो चीज आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं पूछूं इंक किससे बनी, तो वो किस में आ जाता है आपका केमिकल। किस में आता है, समझ में आया था?
क्लियर हो गई चीजें। तो आपको ये चीजों को ऐसे ध्यान में रखना है कि एक हो गया आपके पास में फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या, जो चीज आप देख पा रहे हैं, जो चीज आप उसको वापस से रिवर्स कर पा रहे हैं। मोस्टली जो 90% जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सेबल हो जाते हैं, तो वो आता है आपका फिजिकल में। और जिसको आप चेंज ही नहीं कर पा रहे, जिसको आप रिवर्स ही नहीं कर पा रहे, वो किसमें आ जाता है, आपका केमिकल। क्वेश्चंस आपके मेटल नॉन मेटल में इस तरीके से आएंगे, फिजिकल लेवल पे भी और केमिकल में भी। प्लस आपसे जो एक्सेप्शंस बोला मैंने, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इसको आप किससे कट कर सकते हैं, नाइफ से कर सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है आज की क्लास में? नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आगे बहुत रीजन और पढ़ भी लेना। मेटलॉइड्स में नहीं, मतलब ये एक अलग टॉपिक, मैं बताती हूँ क्या। आती हूँ। रुक जाइए, आ रही हूँ। क्या कह रहे हैं?